आ गई ना कि हर किसी को कोई ना कोई गम है, हर घर में एक कमरा कम है। एक अटेम्प्ट में नहीं होता, दूसरे में नहीं होता, कोशिश करें अपने प्रोसेस में जो कमी आई उसको जरूर एड्रेस करो। जब एक्चुअल कनेक्ट छूटता है तो आदमी की लाइफ में जो वैक्यूम आता है वो हमेशा नेगेटिव चीजें भरती हैं। अगर आप इन सर्विसेज में इस माइंडसेट से आते हो कि मुझे ये मिलेगा, पर्क्स, प्रिविलेजेस, लोगों से रिस्पेक्ट मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पर आई ज्वाइंड एज अ तहसीलदार। ओके। तो आई वर्कड इन शिमला आल्सो, आई वर्कड एज अ तहसीलदार। और ये कब की बात है मैम? ये बात है 2003 की। ओके। उसके बाद फिर मैं एसडीएम रही हूँ मनाली में, नाहन में असिस्टेंट कमिश्नर रही हूँ, मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स रही हूँ। तो उसके बाद अब आजकल एडीएम शिमला। जी। चाहे कोई कहे कि मैं बागवानी करना चाहता हूँ, हम कैसे लोगों को डिस्करेज करते हैं, तूने माली बनना है, ठीक है। अगर कोई कहे कि मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर सकता हूँ, तुमने बावर्ची बनना है, कमाल है। सी संजीव कपूर जी को हम देखते हैं, उनके ऑटोग्राफ लेते हैं, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। दोस्तों, आज की हमारे इस एपिसोड में जो गेस्ट हैं, शी इज अ डॉटर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, अ मॉडल एंड एन एचएस ऑफिसर। आज हमारे साथ हैं एचएस ज्योति राणा जी। आज हमने उनके साथ बात करी है कि एक लाइफ कैसी होती है एक एचएस ऑफिसर की आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विसेज। तो इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम, मैं सबसे पहले आपसे आपकी जो जर्नी रही है फ्रॉम द वेरी इनिशियल्स, आपने कैसे स्कूलिंग करी अपनी, उसके बाद प्लीज़ आप उसको एक बार सब हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। ओके। सभी को नमस्कार। अंकुश, मेरी जर्नी मैं कहूँगी कि बहुत अलग अलग फेजेस से गई है। और मेरे फादर एक पुलिस ऑफिसर थे। जी मैम। तो उनकी पोस्टिंग जहाँ जहाँ रही, तो स्कूलिंग मेरी अलग जगहों में हुई। शुरुआत धर्मशाला से हुई, फिर पालमपुर, फिर नाहन, फिर किन्नौर से मैंने 10th किया अपना रिकांगपिओ से। अच्छा। उसके बाद कुल्लू से 12th किया। जी। उसके बाद कॉलेज के लिए मैं चंडीगढ़ चली गई थी। ठीक है मैम। लेकिन फर्स्ट ईयर करने के बाद फिर मैं, क्योंकि मॉडलिंग वर्ल्ड में चली गई, मिस चंडीगढ़ मुझे बाय चांस विन किया मैंने। 1993 की बात है। उसके बाद फिर मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, बट आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट। ओके। एग्जाम्स देने के लिए आती थी। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया। मैम, आपने कहा कि बाय चांस आप मॉडलिंग में गए। मैम, आप प्लीज उस पर थोड़ा। बाय चांस, यस। जब कुल्लू तक मैं बहुत एक ना शर्मीली सी बच्ची थी, क्योंकि प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में रहे, पुलिस फैमिली से थे। तो जब मैं चंडीगढ़ गई तो एकदम से, आपने कभी नोटिस किया होगा, कई बार छोटे शहर से जब आप बड़े शहर में जाते हो, बच्चे एकदम से हेजिटेट करने लग जाते हैं। जी मैम, बिकॉज़ वहाँ पे एटमॉस्फेयर कुछ अलग होता है। जी। आपको लगता है कि बाकी सब आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। जी। तो वहाँ पर जाकर मैं बहुत चुप से रहती थी। तो मुझे मेरे एक टीचर थे, लेक्चरर मैडम थे, उन्होंने कहा कि तुम मिस फ्रेशर के लिए पार्ट लो, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गर्ल्स। मैंने पार्ट लिया, उसमें विन किया। जी। तो मेरी जो रूममेट थी उसने मुझसे बिना पूछे मिस चंडीगढ़ के लिए मेरा फॉर्म भर दिया। मुझे नहीं मालूम था। तो एक दिन आई जस्ट गेट अ कॉल लेटर कि यू आर हियर बाय कॉल्ड फॉर ऑडिशंस। तो मुझे लगा ये किसने, मैंने तो अप्लाई किया नहीं, बट चलो शौक में चले गए। वो ऑडिशंस में सिलेक्ट हुए और फाइनल 15 के लिए सिलेक्ट हो गई। घर पे बताया नहीं था। अच्छा। ऐसे चांस लेके चुपचाप से जाके कंटेस्ट किया और वहां पर फाइनली टाइटल मिल गया। ठीक है मैम। और क्या मैं देखती हूँ कि मेरे पिताजी, वो उस समय एसपी कुल्लू थे, वो ऑडियंस में खड़े हुए थे। अच्छा। एंड ही वाज क्लैपिंग फॉर मी एंड मैं हैरान की, और मैं डर भी गई कि इनको पता लग गया। तो वो आए मुझसे मिलने और कहते कि मैं तुम्हारे हॉस्टल गया था मिलने और पता लगा कि आप तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जाता हूँ, और अगर आप जीत गई तो आपसे मिलके बधाई दे दूंगा, नहीं तो चुपचाप चला जाऊंगा, जैसे मुझे मालूम ही नहीं। मतलब वो बाय कोइंसिडेंस आए थे मिलने के लिए आपसे। ओके। लेकिन मैंने उनसे एक चीज उसमें पूछी थी कि पापा क्यों, अगर मैं ना जीत पाती तब आपका होना ज्यादा जरूरी था। तो खैर उन्होंने इस बात पे कहा था कि मैं तब भी रहता। ओके। मैम, आपने बताया कि आप मॉडलिंग आपने स्टार्ट करी एज अ करियर आपने वहाँ पे, एंड देन ग्रेजुअल शिफ्ट टू दिस सिविल सर्विसेज आपका कैसे, मतलब आप प्लीज उस पर जरा बताइए कि कैसे एकदम से। अंकुश, मैंने आपको अभी बताया कि मैं बाय चांस उधर चली गई थी। ओके। मुझे कोई ऐसा था नहीं मेरा एम्बिशन कि मैं मॉडलिंग करूं, बट सिंस टाइटल विन करने के बाद यू हैव टू साइन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स। यस मैम। तो उसके लिए कुछ कंपनीज के लिए काम किया, और साथ में फिर मेरा नाम नॉमिनेट हुआ था फेमिना मिस इंडिया के लिए। तो वहां पर मैं फर्स्ट 5 पोजीशन, मतलब कब की बात है मैम? 1996। ओके। जी। तो उसके बाद फिर हमेशा से मेरा एम्बिशन तो क्या, मेरा शौक था
क्योंकि मैंने पब्लिक सर्विस को बड़े करीब से देखा था। फादर पुलिस में थे मेरे घर में, बाकी मेरे ताई जी IAS में थे, मेरे ताऊ जी एक फॉरेस्ट सर्विसेज में थे, तो देखा था कि किस तरह से लोगों के साथ आपका जुड़ाव होता है इन सर्विसेज में। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी हियर। तो फिर मैंने IAS का एग्जाम में अपेयर हुई और शायद मेरी तैयारी में उतनी कर नहीं पाई थी मॉडलिंग में रहते हुए, तो आई गॉट सिलेक्टेड इन द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस। तो वो ज्वाइन ना करके मैंने फिर HAS का एग्जाम दिया, यहाँ पर मेरी सिलेक्शन हुई और यहाँ पर आई ज्वाइंड एज अ तहसीलदार। तो आई वर्कड इन शिमला आल्सो, आई वर्कड एज अ तहसीलदार। और ये कब की बात है मैम? ये बात है 2003 की। उसके बाद फिर मैं SDM रही हूँ मनाली में, नाहन में असिस्टेंट कमिश्नर रही हूँ, मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स रही हूँ। तो उसके बाद अब आजकल ADM शिमला। जी। तो मैम तैयारी की बात चली, जैसे आपने वहाँ बताया कि प्रिपरेशन शुरू करी आपने, तो मैम मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स जो इस टाइम पे तैयारी कर रहे हैं, मैम एक सेल्फ डाउट आता है, तो मैम उससे कैसे डील किया जाए? कोई भी प्रोफेशन हो, बीट एनी प्रोफेशन, एक सेल्फ डाउट रहता है हमेशा, वो रिस्क फैक्टर जो है वो रहता है, उसको कैसे कंसीडर करके मतलब हम डाउट को अगर आप देखें, इसको दो पर्सपेक्टिव्स में देखती हूँ। एक डाउट होता है कि क्या आप वो काम करना चाहते भी हो या नहीं। क्या हम लोग वैसे भी हम भी यही सुनते आए ऑफर में, हम अपने बच्चों को भी वही चीज कहते हैं, या तो बोलते हैं कि मैं बना इसलिए बनूं, या फिर मैं नहीं बन पाया तो मेरा सपना पूरा करो। वो क्या उस बच्चे का सपना है? सबसे पहले तो डाउट होता है इस बात पे कि am I for this thing or not? क्या सच में करना चाहता हूँ? दूसरा है आपकी प्रिपरेशन के बारे में आपको अगर डाउट आए तो दैट इज आई वुड से कि हम बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, हम प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते। हम एक बार है ना, हमने अटेम्प्ट किया कोई चीज, अगर नहीं हो पाया तो वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्व्स कि मेरा बस रिजल्ट ठीक नहीं आया। वी डोंट लुक एट द प्रोसेस, कहाँ पे गलती हुई है। yes, है ना। सो हैव यू चोजन योर सब्जेक्ट वाइजली? आप वो, और इवन मैं इस पे एक और उसमें जाऊंगी कि सब्जेक्ट जो आप बात करते हो जी, कि सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो वो भी आपकी पसंद का है या नहीं, कि कहीं यही कि बेटा नॉन मेडिकल या मेडिकल पढ़, नहीं तो तुम तो नालायक हो। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब राइट आफ्टर माय 10th आई वांटेड टू गो फॉर कॉमर्स, बट ऑब्वियसली ड्यू टू सम रीजंस मैं साइंस में चला गया, और मुझे 2 साल उस चीज का आज भी कहता हूँ अगर शायद कॉमर्स जी मैम कि नहीं करना चाहिए था, शायद उस टाइम पे ही फोकस कर दिया होता कॉमर्स पे, तो मैंने जब ग्रेजुएशन में स्विच किया उसके बाद तो वो शायद नहीं करना पड़ता। तो मैम एक मैसेज फॉर ऑल द पेरेंट्स, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी इस टाइम पे 16 to 18 ईयर्स, मतलब वही एज ग्रुप होता है जिसमें ये दिक्कत आती है कि हाउ टू चूज द राइट थिंग। मतलब आप प्रेशराइज ना करें अपने बच्चे को, या बच्चा प्रेशराइज ना हो कि यार साइंस ही, जैसे आज के टाइम में साइंस को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, कॉमर्स, आर्ट्स, बहुत सारी स्ट्रीम्स ऐसी हैं जिनको, एंड दे आर डूइंग रियली वेल, पीपल आर डूइंग रियली वेल इन दिस प्रोफेशंस। तो मैम उस पर प्लीज़ थोड़ा सा आप बताएं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो एक बहुत शुरुआती लेवल से शुरू होता है। जी। अ चाइल्ड और अ पर्सन शुड ऑलवेज नो कि मैं खुद क्या हूँ, क्या चाहता हूँ, किस तरफ मेरा लाइकिंग्स है, क्या मैं एक इम्पोज्ड ड्रीम्स तो नहीं जी रहा है ना। तो उसके लिए पेरेंट्स को, टीचर्स को बहुत जरूरी है उस बच्चे का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना, और उसको अपने आप से ये चीज पता होना चाहिए कि हाँ ये वो चीज है जो मैं करना चाहता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे कोई कहे कि मैं बागवानी करना चाहता हूँ, हम कैसे लोगों को डिस्करेज करते हैं, तूने माली बनना है, ठीक है। अगर कोई कहे कि मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर सकता हूँ, तुमने बावर्ची बनना है, कमाल है। संजीव कपूर जी को हम देखते हैं, उनके ऑटोग्राफ लेते हैं, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। सो इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग योर पैशन, एंड फॉर दैट यू शुड नो योरसेल्फ। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात आती है मैम यहाँ पे, मतलब उसमें सेल्फ डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अपना पार्ट प्ले करती है। मैम सेल्फ डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, और खुद पे काम कैसे शुरू करना चाहिए मैम एक इंडिविजुअल को, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया आप इंट्रोवर्ट थे, देन यू केम टू चंडीगढ़, देन यू गॉट टू नो पीपल कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहाँ से इनिशियली कहाँ से स्टार्ट किया जाए मैम उस चीज़ को? उसके लिए सबसे पहले अपने ऊपर आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है जी। उसके लिए आपको अपने आप से कंफर्टेबल होना। एक हमारी जो सोशल कंडीशनिंग हो रखी है कि ये चीज़ खूबसूरत है, ये चीज़ अच्छी है, अगर कोई गोरा है तो अच्छा है, अगर कोई लंबा है तो अच्छा है, तो उस वजह से लोग अपने में सेल्फ डाउट ले आएंगे कि शायद मैं अगर ऐसा नहीं हूँ तो मैं शायद मैं किसी और से कम हूँ। नहीं, एवरी पर्सन हैज सम, यू नो, एवरी पर्सन इज ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल क्या है, जो जिसकी वजह से किसी और की लाइफ भी ब्यूटीफुल हो रही है ना। पर हमने अपने दिमाग में इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस भर लिए हैं जी मैम कि अगर मैं ऐसे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं आगे कुछ नहीं बढ़ सकता, ऐसा भी कुछ नहीं, सबके लिए समान अवसर है। वो कॉन्फिडेंस लाएं। उसके बाद
अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको लगता है कि कुछ कमी आ रही है, उसको इम्प्रूव करो। मेरे से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग से कोई नहीं डरता होता था, और आजकल मुझे चुप कराना मुश्किल हो रहा है। मैम, तो बात करते हैं मैम, जैसे मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, आई वुड से मैम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मतलब पर्सनली मैंने फील किया है, इसमें सेल्फ डेवलपमेंट में जो काम आता है। मैम आपकी व्यूज़ क्या है रिगार्डिंग द स्पिरिचुअलिटी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन स्पेसिफिक और समथिंग, जस्ट स्पिरिचुअल थिंग कि कोई एक सुप्रीम पावर है जो हमें गाइड कर रही है और हमें हेल्प कर रही है, उसके बारे में मैम प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप स्पिरिचुअलिटी अगेन कनेक्टिंग विद सेल्फ। जी, मेरी सभी बातों का बेसिकली आप देखिएगा सार यही है कि अगर आप खुद से आप वाकिफ हैं जी, तो उससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं। मेडिटेशन भी आप तभी कर पाएंगे अगर आप खुद से कंफर्टेबल हैं। आप ध्यान भी तभी लगा सकते हैं, और ध्यान डेफिनेटली सुपर पावर है, वो आपको गाइड कर रही है, वो हमें गाइड कर रही है, बट वो भी यही देखती है कि आप खुद पे कितना विश्वास कर रहे हो, तभी तो उस पर करोगे ना। यस मैम, डेफिनेटली। एक एस्पिरेंट है जो कि अभी करंटली यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं मैम, उसके जो थॉट्स हैं उसमें एक ड्रीम लाइफ होती है, जो वो सोचता है कि आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम या जॉब हासिल होने के बाद वो जिएगा। मैम व्हाट आर द एक्चुअल इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट ड्रीम? क्या वो एक्चुअल में होती हैं चीज़ें, और व्हाट आर द हार्डशिप्स दैट यू हैव टू गो थ्रू? मतलब वो बोलते हैं ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो जो एस्पायरेंट्स हैं वो जान सके कि हाँ क्या हार्डशिप्स आती हैं और क्या एक्चुअल में वो जो चीज़ें कही जाती है, सोची जाती है, वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो पा रही है, मतलब उस लेवल पे उस ड्रीम को जिया जाता है कि नहीं? मैं हिप्पा में रही हूँ काफ़ी टाइम, एंड आई वाज एडिशनल डायरेक्टर, और मेरे पास 5 बैचेस निकले जहाँ पर IAS और HS के बच्चे ट्रेनिंग लेते थे। मैं उनसे भी सबसे पहली चीज़ यही कहती थी कि आप इन सर्विसेज में इसलिए आए हो कि सर्विस आपको क्या दे रही है, या फिर इसलिए आए हो कि आपने क्या सर्विस करनी है या लोगों को क्या सर्विस देनी है। दैट्स व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर आप इन सर्विसेज में इस माइंडसेट से आते हो कि मुझे ये मिलेगा, पर्क्स, प्रिविलेजेस, लोगों से रिस्पेक्ट मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन बेसिकली इट्स ड्यूटी, और वो सेवा भाव अगर आप में है तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, आपको कोई चीज़ हार्डशिप नहीं लगेगी। फिर हार्डशिप्स तो दीज आर सिचुएशंस। हार्डशिप किसको कहोगे कि किसी दूर दराज के इलाके में आपकी ट्रांसफर हो गई, तो वो तो दैट इज पार्ट ऑफ योर सर्विस, है ना, और हर जगह आपने वही सेवाएं देनी है, और अगर आप इसे हार्डशिप कहें तो आई थिंक देन यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। ओके, जैसे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज चले हुए हैं, बहुत सारी रीजंस है, बीट रिलेशनशिप्स, बी इट द ड्रग्स यूज, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंटली अब्यूज करती है इंडिविजुअल को, और जो यूथ है आज के टाइम में वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो मैम उसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे, और व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट एंड हाउ यू कैन टैकल विद दैट स्पेसिफिक सिचुएशन? ये सब कुछ जुड़ा हुआ है आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ। ओके, रिलेशनशिप्स में जो दूरियां आ रही हैं वो ही कहीं ना कहीं उसका असर हो रहा है। हमारे जो यूथ अगर भटक रहा है तो वो वार्मथ ऑफ रिलेशनशिप आप देखिए फैमिलीज में कम होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा जो हम डिपेंडेंट हो गए। हम घरों में सब अपने अपने फोन में बिजी हैं। yes, खाना खा रहे हैं तो भी फोन देख रहे हैं, फोन नहीं देख रहे तो आप टीवी देख रहे हो, आप वीडियो कॉल पे किसी के साथ बात कर रहे हो पर आपके साथ के बगल के कमरे में आपके माता पिता हैं, उनसे बात नहीं कर रहे। माता पिता खुद अपने अपने सोशल नेटवर्क में बिजी हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल कनेक्ट छूट रहा है। और जब एक्चुअल कनेक्ट छूटता है तो आदमी की लाइफ में जो वैक्यूम आता है वो हमेशा नेगेटिव चीजें भरती हैं। जहाँ पे रिलेशनशिप स्ट्रांग है, बहुत कम ऐसा होता है जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रेगुलर कम्युनिकेशन है, जहाँ पे एक बच्चा बता पाता है अपने पेरेंट्स को कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। कई बार बच्चों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार उनको कोई अब्यूज कर रहा होता है, कई बार उनको कोई बुली कर रहा होता है, वो बता नहीं पाते, तो वो उस चीज से एस्केप करने के लिए फिर ऐसी चीजों में पड़ते हैं। तो एक वो रेगुलर अगर कनेक्ट रहेगा, मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मैं खुद ग्रोइंग बच्चों की माँ हूँ और मैंने उनकी पूरी जर्नी को इस तरह से देखा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उनको गाइड नहीं करती, बट लेकिन वो जो उनके साथ एज अ फ्रेंड उनकी लाइफ के बारे में जानना, और बच्चे बताते हैं, ऐसा नहीं। मतलब अगर वो बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा तो फिर कम्युनिकेशन भी इजी रहेगी और गैप्स नहीं आएंगे, और आप एकदम पहचान पाओगे अगर बच्चे में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो, कि वो एकदम से बहुत चुप तो नहीं रहने लग गया, एकदम से वो बहुत ज्यादा वायलेंट तो नहीं हो गया, है ना, वो एकदम से कहीं कुछ लोगों को अवॉइड तो नहीं कर रहा, क्यों कर रहा है, पूछिए उससे। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी। इवन छोटे छोटे बच्चे, उनको हर तरह की हैरेसमेंट से बचाना टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका कर्तव्य है। और हर एक की ड्यूटी भी बनती है, मतलब एक तरह से अपना अपना रोल है सबका।
बिल्कुल। वो सभी अगर निभाएंगे तो मेरे हिसाब से मतलब ऑब्वियसली ये चीज़ कम हो जाएगी। आप देखिए आजकल लोगों के पक्के दोस्त कहाँ हैं? हाँ वो है नहीं क्या? नहीं, नहीं है ना? नहीं है। वो फेसबुक फ्रेंड्स लाखों हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, है ना? मैंने ट्वीट कर दिया, मैंने ये कर दिया, पर मेरा एक अच्छा दोस्त नहीं है। तो फिर उसकी कमी कौन पूरी करता है? नेगेटिव चीजें। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी मुझे ये चीज़ रियलाइज हो रही है सही में। जी, मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने पहले भी आपने मेरी टॉक देखी होगी। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना हम टैबू समझते हैं। यस मैम। कोई आपको आके बोले कि मुझे बहुत डिप्रेशन रहता है, मैं बड़ा परेशान हूँ, सबसे पहला और यार पागल है। नो, अगर हम अपने फिजिकल एलिमेंट्स को इतना सीरियसली लेते हैं, है ना, हम जाके अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं, तो मेंटल हेल्थ भी बहुत मेंटल हेल्थ की वजह से ही तो कई बार फिजिकल प्रॉब्लम्स भी माइंड से ही क्रिएट होती हैं। जी एक मैंने कोट पढ़ा था कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मैम हमें आज का जो सिस्टम है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आई एम अ रेजिडेंट ऑफ हिमाचल, यहाँ पे छोटे से छोटा काम करवाना है तो करप्शन है सिस्टम में। मैंने ये पर्सनली फील किया है। जब एक मैम सीनियर ऑफिसर एक ऐसी पोस्ट को ज्वाइन करता है तो मैम उसका थॉट प्रोसेस ये होता है कि शायद आई माइट क्रिएट अ चेंज, मतलब मैं सिस्टम को बदल सकती हूँ। बट जब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन आती है वो एक सिस्टम का पार्ट बनते जाते हैं। बाय हुक और क्रूक दे हैव टू एक्सेप्ट सम थिंग्स व्हिच आर नॉट इन फेवर ऑफ देम। अगर उनकी खुद की कॉन्शियस भी अलाउ नहीं करती तब भी उनको कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मैम ब्यूरोक्रेसी को, मैम इंटीग्रिटी जो है उसको कैसे मेंटेन रखे, जो ब्यूरोक्रेसी है, ताकि जो जनहित में काम हो रहे हैं वो काम भी होते रहें। डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली होगी बट जो काम है वो ना रुके। आपने भी हिमाचल प्रदेश की बात कही। मैं कहूँगी कि हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट वी हैव द मोस्ट ऑनेस्ट सिस्टम। यस मैम। कुछ जो आपने कहा, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो बहुत जल्दी वो सामने भी आ जाते हैं, हाईलाइट होते हैं। करप्शन को हिमाचल में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जी मैम, है ना? बहुत हम इसे गलत नजर से देखते हैं। जी मैम। और आप आए दिन देखते होंगे कि कोई इस वजह से पकड़ा गया, वो क्या, क्योंकि जनता भी बहुत सतर्क है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, और हमारे मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफिशियल सब बहुत ईमानदार है, और इस चीज को जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। और अगर आपकी ध्यान में अगर कुछ आए तो प्लीज बताइएगा, उससे अकॉर्डिंगली डील करेंगे। ठीक है मैम, फॉर श्योर मैं बताऊंगा। जैसे आजकल के टाइम में बहुत अच्छी लोग जो है वो डिग्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल ओरिएंटेड डिग्रीज हैं। एक इंडिविजुअल है जो कि तैयारी कर रहा है 2 साल 3 साल के लिए, देन इज गोइंग टू IIM और IIT, उसके बाद मास्टर्स कर रहा है अपनी IIM से, और ही इज स्किल्ड, मतलब उसकी स्किल सेट सारा है जो एक चाहिए एक अच्छी जॉब के लिए। बट फिर भी वो मतलब फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी कह सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, कि वो ड्रिवन हो जाते हैं टुवर्ड्स द सिविल सर्विसेज। व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर दैट? I want to know your views on that. ये प्रश्न मेरे दिमाग में भी बहुत बार आता था जब मैं देखती थी अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर्स छोड़ के हमारे यंगस्टर्स IAS में आ रहे हैं, HAS में आ रहे हैं, बाकी सर्विसेज में आ रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने उन सब से बात करके मैं ये कंक्लूजन मुझे लगा कि एक वही जो बात आती कि दे वांट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये रहता था कि आप क्या दूसरे मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में जिसके लिए आपका स्किल सेट था वहां भी तो आप सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जहां तक उसकी वही बात आ गई कि सोसाइटी में जब आपका जो लोगों के साथ जुड़ाव है ना, जो कि मेरा पर्पस था सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का, कि वो इन्हीं सर्विसेज में मिलता है जहां पे आप डायरेक्टली लोगों के साथ जुड़ते भी हो, उनके लिए काम कर सकते हो, उनके काम करवा सकते हो, पब्लिक डीलिंग होती है, पब्लिक डीलिंग होती है। और जहां तक उसकी सम्मान की और उसकी बात है, वो तो डेफिनेटली इन सर्विसेज में उसको मिलता है जो असल में सेवा करता है और मिलता है। जी मैम, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट आर योर एडवाइसेस फॉर द पीपल हु आर एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स, जो कि इस टाइम पे हार्डशिप्स के थ्रू हो रहे हैं, उनको पता नहीं है कि 1 साल और ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब रिस्क लेना चाहिए और लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, मतलब आप कैसे उनको गाइड करोगे? सबसे पहले तो अपने आप से ये चीज़ जाने कि आप ये करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, आप में वो पैशन है, तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। और एक अटेम्प्ट में नहीं होता, दूसरे में नहीं होता, कोशिश करें अपने प्रोसेस में जो कमी आई उसको जरूर एड्रेस करो, मतलब जो गैप्स को फिल करो। कई बार पूरी मेहनत करने के बाद भी, पूरी लगन के बाद भी, पूरे उस कमिटमेंट के बाद भी कोई चीज़ नहीं हो पाती, तो उसमें भी आप देखिए हताश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने जो नॉलेज गेन की इस प्रोसेस में आपको कितना ज़्यादा मैच्योर और और चीज़ों को फेस करने के लिए काबिल बना देती है। उसका यूज़ करें। मैंने बहुत से लोग देखे जो नहीं कर पाए थे खुद क्लियर ये सर्विसेज, आज वो बाकी लोगों को कोच कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज तो पूरी मिल चुकी है ना इसके बारे में। अब आप देखिए, अब रेस अगर हो रही है तो उसमें विनर तो कोई एक ही होगा, पर जो बाकी के भाग रहे थे वो भी किसी से कम तो नहीं थे। समटाइम्स इट्स डेस्टिनी ऑल्सो। एंड और जो अगर आप एक प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो दूसरे को एक्सप्लोर करो,
वो भी नहीं हो पा रहा, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल तो सरकार हर बात के लिए लोन भी देती है। Yes, ma'am. आप अपना कोई काम करें और किसी काम को प्लीज छोटा बड़ा ना समझे जी मैम। कि ये काम अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं उससे कम हूँ। वही बात आ गई ना कि हर किसी को कोई ना कोई गम है, हर घर में एक कमरा कम है ना, कोई हर एक आदमी बस इसमें कि ये कमी रह गई। Yes, ma'am. वी डोंट लुक एट आर व्हाट द अचीवमेंट्स अकम्पलिशमेंट्स। हम वो अगर एक वो कागज के ऊपर एक काला डॉट है तो हम पूरा कागज नहीं देखते, वो काला डॉट देखते रहते हैं। सही बात है। है ना, तो इसी तरह से हम वो यूं ही सुबह हुई, यूं ही शाम हुई, यूं ही उम्र तमाम हुई, और फाइनली भी रिग्रेट किया लाइफ कितनी अच्छी जी सकता। मतलब फोकस हम अगर करें अच्छी चीज़ों पे तो शायद अच्छी चीज़ें ही होंगी, अच्छी ही होती। यस जी डेफिनेटली। सो दोस्तों आज के लिए दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। मैम आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।